वेलकम स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपके बीएससी फाइनल ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और यूनिट है आपकी ये थर्ड, बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। तो बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा केपी मॉडल। ठीक है, डेरिवेशन है, बहुत लंबा है, इसलिए पेन कॉपी साथ में लेके बैठे हैं और हो सकता है ये टॉपिक पूरा होने में 2 से 3 लेक्चर लग जाएं। तो देखना बच्चों, केपी मॉडल। तो केपी मॉडल की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, केपी मॉडल की अवधारणा क्या है, तो सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। माना ये गया कि जो ठोस होते हैं उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शून्य स्थितिज ऊर्जा वाले जालक क्षेत्र में क्या करते हैं, विचरण करते हैं। मतलब ठोसों में, इन सॉलिड्स, ठोसों में जो मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ विचरण करते हैं, शून्य स्थितिज ऊर्जा वाले जालक क्षेत्र में। ठीक है, पहले हमको ये पता था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते थे वो कहाँ गति करते थे, शून्य स्थितिज ऊर्जा वाले जालक क्षेत्र में। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बच्चों आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी होती है वो ओनली ऑन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है, 0 होती है। किसके लिए, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये पाया गया कि आयनिक एवं सहसंयोजी जालक बैंडों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बिल्कुल निकट पाए जाते हैं। तो नाभिक के निकट पाए जाएंगे तो उन पर नाभिक का क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो आकर्षण बल लगेगा, तो उस आकर्षण बल को अध्ययन करने के लिए आकर्षण बल लगेगा तो ठोसों में एक विभव उत्पन्न होता है। जो ठोसों में जो विभव होता है उस विभव को हम बोलते हैं, कौन सा विभव बच्चों, हम पढ़ चुके हैं, आवर्तिक विभव। कौन सा विभव, आवर्तिक विभव। पीरियोडिक पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, पीरियोडिक पोटेंशियल। ऐसा पोटेंशियल जो एक टाइम पीरियड के पश्चात या एक दूरी के पश्चात अपने आप को रिपीट करता हो। पीरियोडिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, बी ऑफ आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर बी ऑफ आर वेक्टर। तो जब आयनिक और संयोजी बैंडों में या जालक बैंडों में हमने देखा तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पाया गया, बिल्कुल नाभिक के निकट पाया गया। नाभिक के निकट पाया गया तो वहाँ से हमको ये पता लगा कि अब जो ठोस होंगे उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन पर जो एनर्जी लगेगी वो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ और कौन सी एनर्जी ऐड होगी, आपकी पीरियोडिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पीरियोडिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इस विभव क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक तो हमको केपी मॉडल का अध्ययन करने के लिए एक तो हमको पीरियोडिक पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। पीरियोडिक पोटेंशियल की शर्त क्या होती है, बी ऑफ आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर बी ऑफ आर वेक्टर। नंबर 2 है आपकी ब्लॉक प्रमेय। ब्लॉक प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए। तो ब्लॉक प्रमेय बच्चों, ब्लॉक प्रमेय का कथन क्या था कि ब्लॉक प्रमेय का जो तरंग फलन था साई ऑफ आर वेक्टर किसके द्वारा दिया जाता था, एक समतल तरंग के ब्रेवे जालक ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर और आवर्ती विभव फलन के गुणनफल के रूप में क्या दिया जाता था, यू के ऑफ आर वेक्टर, ये था आपका पीरियोडिक पोटेंशियल, डॉट ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ये स्टेटमेंट था बच्चों आपके ब्लॉक थ्योरम का। कौन सी थ्योरम का, ब्लॉक थ्योरम का। तो आपको इन दोनों का ध्यान रखते हुए केपी मॉडल का क्या करना है, अध्ययन करना है। तो अब
जो ये विभव प्राप्त हुआ, तो ठोस का जो ये विभव था पीरियोडिक पोटेंशियल, इसकी प्रकृति क्या थी, जटिल थी, इसका अध्ययन कर पाना हमको मुश्किल था। तो क्रॉने और पेनी जो दो वैज्ञानिक हुए थे केपी, उन्होंने अपने एक मॉडल के द्वारा एक आयताकार विभव की कल्पना की। आयताकार विभव जो एक निश्चित दूरी के पश्चात अपने आप को रिपीट कर रहा था, और यही प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है बच्चों, आवर्ती विभव की। तो देखना केपी ने किसकी कल्पना की थी, आपके एक आयताकार विभव की। तो देखो, और आयताकार विभव जैसे आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है शून्य से, लगातार एक डिस्टेंस स्मॉल ए और स्मॉल बी दो डिस्टेंस मानी है बच्चों हमने। इन डिस्टेंस के पश्चात ही विभव लगातार अपने आप को क्या कर रहा है, देखो रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, स्मॉल ए डिस्टेंस के पश्चात ये। तो देखो ये 0, ये मिड पॉइंट है इसका, ये डिस्टेंस स्मॉल ए, इधर से इधर चलोगे नेगेटिव साइड में, नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में माइनस ऑफ बी, और ये इसकी डिस्टेंस स्मॉल ए, ये स्मॉल बी। यदि टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो ए प्लस बी। ये क्या है, एक विमीय जालक में आवर्तिक आयताकार विभव। अब देखना बच्चों, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, आवर्तिक विभव की पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, इस रूप में आवर्तिक विभव के रूप में, वो क्या है आपकी बी ऑफ एक्स। क्या है बच्चों, बी ऑफ एक्स। और इसकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या, कैपिटल ई, वो क्या है, टोटल एनर्जी की मैं लाइन बना देता हूँ। ये आपकी टोटल एनर्जी की लाइन है बच्चों, ये आपकी टोटल एनर्जी की लाइन हो गई। टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब डायग्राम को देखते हुए पहले डायग्राम का अध्ययन करना है आपको। देखो ये आपकी टोटल एनर्जी की लाइन हो गई, और ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये डिनोट कर रहे हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी को। कौन से को, आवर्तिक विभव को। किसको डिनोट कर रहे हैं बच्चों, आवर्तिक विभव को। और ये टोटल लाइन डिनोट कर रही है, डॉटेड वाली, आपकी टोटल एनर्जी। तो देखना जहाँ जहाँ ये लाइन है वहाँ पर क्या होगा, पीरियोडिक पोटेंशियल होगा, और जहाँ जहाँ ये लाइन नहीं है वहाँ पर पीरियोडिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी। मतलब इस वाले क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का व्यवहार होगा वो किसके अनुसार होगा, बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन के अनुसार होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, शून्य हो जाएगी। फिर वापस से पीरियोडिक पोटेंशियल क्षेत्र में जाएंगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखना ये लाइन हो गई आपकी टोटल एनर्जी की, ये लाइन, ये और ये डिनोट कर रही है आपके पीरियोडिक पोटेंशियल एनर्जी वाले लाइन को। और इन वाले क्षेत्र में बी ऑफ एक्स का मान क्या है आपका, 0। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 है। तो देखना यहाँ से दो कंडीशन आती हैं आपकी, एक को बोलेंगे हम क्लासिकली अलाउड रीजन, और एक को बोलेंगे हम क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। क्लासिकली फॉरबिडन मतलब क्वांटम रीजन। तो देखना इन रीजन के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए इसको पढ़ने से पहले, कि क्लासिकली फॉरबिडन रीजन आपका क्या होगा और क्लासिकली अलाउड रीजन आपका क्या होगा। तो देखो बच्चों, जैसे मैं कोई एक ये उठा लेता हूँ इनमें से, ओके, ये वाला पार्ट उठा लिया मैंने। अब ये किसको डिनोट कर रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को, और ये आपकी टोटल एनर्जी वाली लाइन हो गई, ओके। तो इसमें रीजन डिसाइड कर देता हूँ, ये रीजन 1, 2 और रीजन 3, ठीक है। लाइन टू लाइन देखते जाना। एक बात कर रहा हूँ मैं क्लासिकली अलाउड रीजन, और एक बात कर रहे हैं हम क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, और इसको क्या बोल सकते हो आप, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन को क्वांटम रीजन। कौन सा रीजन बच्चों, क्वांटम रीजन। अब देखो आप, क्लासिकली अलाउड और क्लासिकली फॉरबिडन रीजन क्या होते हैं आपके। देखो
ये वाला रीजन जो आपका रीजन फर्स्ट है, रीजन फर्स्ट एंड रीजन थर्ड, ये रीजन तो कहलाएंगे आपके क्लासिकली अलाउड रीजन। कौन से रीजन बच्चों? क्लासिकली अलाउड रीजन। बिकॉज ऑफ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है? 0 है। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? टोटल एनर्जी होगी बच्चों आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 हो गया। तो जो यहाँ पे एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी वो क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव आएगी। पार्टिकल के पास जितनी भी ऊर्जा होगी वो किस रूप में होगी? गतिज ऊर्जा के रूप में। और जो एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है। दूसरी बात आप यह भी बोल सकते हो कि क्लासिकली अलाउड रीजन वह रीजन होगा जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो? धनात्मक हो। क्या हो? काइनेटिक एनर्जी का मान धनात्मक हो। अभी यदि काइनेटिक एनर्जी का मान यदि धनात्मक होगा तो जो मोशन होंगे, जो पार्टिकल मोशन करेगा वो कौन सा मोशन करेगा? ऑक्सीलेटरी मोशन। कौन सा मोशन करेगा? ऑक्सीलेटरी मोशन। यदि मैं मान के चलूँ यहाँ से पार्टिकल चला तो वो इस प्रकार का मोशन करेगा, ऑक्सीलेटरी मोशन। और ये भी बोल सकते हो आप कि जो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो टोटल क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अभी पार्टिकल यदि इस विभव क्षेत्र के अंदर जाएगा तो देखना कैसा मोशन करेगा। तो यहाँ से आप बच्चों क्या समझे क्लासिकली अलाउड रीजन से कि जो गतिज ऊर्जा होगी पार्टिकल की वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और देखना इनके जो वेव फंक्शन दिए जाएंगे, तरंग फलन, वो किसके रूप में दिए जाएंगे? साई ऑफ x इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, इस रूप में। और साई ऑफ x बराबर ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स के रूप में। तो ऐसा रीजन तो कहलाएगा आपका रीजन फर्स्ट और थर्ड क्लासिकली अलाउड रीजन। अब इस रीजन की बात करते हैं। रीजन सेकंड कहलाएगा आपका क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, मतलब आपका क्वांटम रीजन। कौन सा रीजन बच्चों? क्वांटम रीजन। तो देखना क्वांटम रीजन में यहाँ देखो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बी ऑफ एक्स क्या है बच्चों? टोटल एनर्जी ई से ज़्यादा है। क्या? पोटेंशियल एनर्जी बी ऑफ एक्स का मान इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी ई से। पॉसिबल है क्या? ये नहीं है। तो ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है तो उनकी बात करते हैं हम क्वांटम रीजन के अंदर। क्लासिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्लासिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो बी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ई। तो टोटल एनर्जी क्या होती है हम जानते हैं? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यदि यहाँ पर देखो आप फैक्ट की बात, बी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ई, यदि स्थितिज ऊर्जा का मान टोटल ऊर्जा से ज़्यादा है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा आपको? नेगेटिव, ऋणात्मक। देखो कैसे प्राप्त होगा? ये आपकी रही टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। अब ये शर्त है इसकी कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का जो मान है अपना वो क्या होगा? टोटल एनर्जी से ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की तुलना में बहुत कम है या नेगेटिव है। और क्या बोल सकते हो आप कि जो टोटल एनर्जी का मान है पोटेंशियल एनर्जी से कम है। तो अपन क्लियर रूप से बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मान नेगेटिव होगा। इसीलिए ये रीजन जो कहलाएगा आपका कहलाएगा क्वांटम रीजन या क्वांटमली अलाउड रीजन। ओके स्टूडेंट, कौन सा रीजन कहलाएगा? क्वांटम रीजन, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मान क्या प्राप्त होगा आपको? नेगेटिव। और नेगेटिव से आप
क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि इस रीजन में जो पार्टिकल होगा वो कैसा मोशन करेगा, लगातार घटता हुआ, डीकेइंग मोशन। कौन सा मोशन करेगा बच्चों? डीकेइंग मोशन, डीकेइंग मोशन। तो यहाँ से जब पार्टिकल चलेगा तो लगातार डीके होगा, ओके, एक्सपोनेंशियली रूप से, फिर आएगा, फिर लगातार इस विभव क्षेत्र से बाहर निकलेगा। भाई आपके कौन से रीजन में पहुँच जाएगा? क्लासिकली अलाउड रीजन के अंदर। तो भाई पार्टिकल इस विभव क्षेत्र के, इस विभव के क्षेत्र में से बाहर जाएगा तो वापस से कैसा मोशन करने लगेगा? ऑक्सिलेटरी मोशन। तो ये थोड़ा आपको बेसिक चीज़ें थी जो पता होना चाहिए थी, पता होना चाहिए थी, मतलब मुझे बताने चाहिए थे, ठीक है ना। जो मैंने बताया आपको कि क्लासिकली अलाउड रीजन ये होता है आपको, और क्लासिकली फॉरबिडन रीजन ये होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे डेरिवेशन पे कि केपी मॉडल क्या है और इसके बारे में हम कैसे अध्ययन करेंगे। जनरली तौर पे आपको दिख गया होगा कि आपके अब रीजन आपको साफ दिख रहे होंगे कि कौन सा क्लासिकली अलाउड रीजन है और कौन सा क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। दूसरी बात बताना भूल गया मैं आपको कि क्वांटम रीजन में जो आपको वेव फंक्शन मिलेंगे वो किस फॉर्म में मिलेंगे? साई ऑफ एक्स प्रोपोर्शनल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स प्रोपोर्शनल ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। जो वेव फंक्शन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? रियल। ओके, कैसे मिलेंगे? रियल। तो देखो अब केपी का स्टेटमेंट लिखते हैं हम। केपी ने क्या बोला? केपी ने बोला आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए हमने एक आयताकार विभव की कल्पना की जिसमें एक m द्रव्यमान का जो पार्टिकल है मोशन करता है। तो देखो स्टेटमेंट लिखता हूँ बच्चों मैं। आवर्ती विभव में आवर्ती विभव की व्याख्या करने के लिए आवर्ती विभव की व्याख्या एक्सप्लेनेशन करने के लिए केपी ने शॉर्ट नेम बोल दिया मैंने, केपी, ठीक है ना। लॉन्ग नेम याद नहीं रख पाओगे आप, तो इसको बोल सकते हो आप शॉर्ट नेम में केपी मॉडल। केपी ने एक किसकी कल्पना की? आयताकार विभव की। एक आयताकार आवर्तिक विभव की, आयताकार आवर्तिक विभव की कल्पना की, जिसका मॉडल आपको ये दिया हुआ है आयताकार विभव का। ओके स्टूडेंट, तो इसके अनुसार इस आयताकार विभव में एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो हमको आपके दो ही रीजन है यहाँ पे, जो रीजन मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि देखो ये वाला रीजन आपका, यदि यहाँ से चलोगे आप तो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, क्लासिकली अलाउड, क्लासिकली फॉरबिडन, क्लासिकली अलाउड, क्लासिकली फॉरबिडन। मतलब जहाँ पर हम बी ऑफ एक्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे वहाँ पे कौन सा रीजन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों? आपका क्वांटम रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। तो देखो इस विभव क्षेत्र को अब मैं परिभाषित कर दूं कि विभव क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो गणितीय रूप में हम विभव क्षेत्र की व्याख्या करेंगे। तो देखो गणितीय रूप में विभव क्षेत्र को निम्न प्रकार दर्शाया गया है। विभव क्षेत्र को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। ओके, तो देखना बी ऑफ एक्स
बी ऑफ एक्स बराबर, देखो इस रीजन में जीरो है, बी ऑफ एक्स इस रीजन में क्या है आपका जीरो है। कौन से में, एक्स ग्रेटर देन, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन ए क्षेत्र में। किसमें, जीरो, कौन से क्षेत्र में, एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन ए। ये डिफाइन कर दिया मैंने रीजन फर्स्ट। वापस से देखना, बी ऑफ एक्स की वैल्यू देखो इस क्षेत्र में जीरो है जीरो, किसके लिए, एक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन ए के लिए। ये कहलाएगा आपका रीजन फर्स्ट। और ए से आगे बढ़ जाओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी विभव क्षेत्र की, इसलिए एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन ए। अब अगला बी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी नॉट। देखो बी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी नॉट। इस क्षेत्र में देख लो या इस क्षेत्र में देख लो, किसके लिए, एक्स ग्रेटर देन माइनस बी और लेस देन जीरो। ये कहलाया आपका रीजन सेकेंड। देखो पी नॉट कब होगा, एक्स ग्रेटर देन माइनस बी से बड़ा हो एक्स और लेस देन जीरो, ओके, इस क्षेत्र के लिए। तो ये आपका हमने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया मैथमेटिकली रूप में। अब इस आयताकार विभव की व्याख्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम जो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि आपकी टाइम इंडिपेंडेंट है, काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन का उपयोग करेंगे। वहाँ देखेंगे अलग अलग रीजन के लिए आपके जो रीजन डिसाइड हुए हैं, रीजन 1 और रीजन 2 में तरंग फलन क्या आते हैं, ओके। और ये भी बात ध्यान रखनी है, किस किस चीज़ का पता होना चाहिए, आवर्तिक विभव यू के ऑफ आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर यू के ऑफ आर वेक्टर। नंबर 2 ब्लॉक प्रमेय का स्टेटमेंट, ब्लॉक थ्योरम क्या होती है, साई ऑफ आर वेक्टर बराबर यू के ऑफ आर वेक्टर और डॉट e की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, यही होती है। तो इन दोनों की नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए, तभी आप इस थ्योरम को, इस मॉडल को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो देखना, हाँ, केपी ने आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करने के लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग किया। देखो क्या थी आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर, 2m e माइनस बी ऑफ एक्स और साई बराबर 0। ये कहलाई थी आपकी काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। तो इस समीकरण का अपन उपयोग करेंगे और देखेंगे कि ये जो विभव आ रहा है आपका 2m e माइनस बी ऑफ एक्स, तो एक बार तो रीजन फर्स्ट के लिए देखेंगे विभव की वैल्यू क्या है 0, तो एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी जिसको हम डिफाइन कर देंगे साई 1 से, साई 1 वेव फंक्शन से। नंबर 2 देखेंगे हम इस रीजन में, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ रहा है बी नॉट, तो जो तरंग फलन आएगा आपका वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो इस प्रकार हम अलग अलग रीजन के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि इनके मान हमको क्या क्या प्राप्त होते हैं और
इससे आगे चल के हम ये ब्लॉक स्टेटमेंट है इसका यूज करेंगे तो देखेंगे। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इससे आगे बच्चों हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये मॉडल आपका 2 से 3 लेक्चर में होगा, तो इससे आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।